टेक्निकल एक्सप्रेस में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप टेक्निकल परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना फायदेमंद रहेगा। सभी साथियों को नमस्कार। और मैं जी.आर. चौधरी और टेक्निकल एक्सप्रेस की तरफ से मैं आपके लिए लेकर हाजिर हूँ वैद्युतीय मापक यंत्र का दूसरा भाग। इससे पहले हमने इसका पहला भाग भी आपके लिए प्रोवाइड किया है। अगर आप सीधे ही इस वीडियो पर आए हैं तो हमारा सजेशन है कि आप पहले उस वीडियो को देखें, तभी आप इसको पूरा समझ पाएंगे। तो आज का यह दूसरा भाग हम शुरू करते हैं। तो जान लेते हैं कि हमने पिछले भाग में क्या क्या पढ़े हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ओम मीटर से शुरुआत करते हैं। इतना तो आप सभी को पता है कि ओम मीटर जो है वो प्रतिरोध मापने के काम में आता है। जो सर्किट्स होते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट्स होते हैं, परिपथ होते हैं, उनमें प्रतिबाधा यानी कि प्रतिरोध जो है धारा के मार्ग में, उसका मापन करने के लिए हम ओम मीटर का काम में लेते हैं। देखिए आपको एक 3 इमेज दिखाता हूं मैं। ये जो पहली वाली जो इमेज है ये पुराने टाइम में, ये वाली, ये पुराने टाइम में इस तरह के होते थे ओम मीटर। इनसे प्रतिरोध मेजर करते थे। और ये जो 2 नंबर आप देख रहे हैं, ये वाली पिक्चर, ये एक मल्टीमीटर है। इसमें हम वोल्टेज एसी व डीसी दोनों के प्रतिरोध भी माप सकते हैं, धारा भी माप सकते हैं। और इसमें साथ में आपने ये देखो, साथ में कैपेसिटर के जो कैपेसिटेंस है वो भी मेजर करने का साथ में इसमें दे रखा है। लेकिन हमको मेन फोकस करना है प्रतिरोध पर, तो उसका भी इसमें दे रखा है। ये भी तीसरा है जो वो है डिजिटल मल्टीमीटर। इसमें भी हम वही सब कुछ कर सकते हैं जो इस पहले वाले में कर सकते हैं। ये डिजिटल में अंक शो करेगा और ये जो संकेतक के द्वारा है, जो पैमाना है, उस पर मान दर्शाएगा। मेन चीज अपने को इसमें ये गौर करनी है कि अगर परिपथ ओपन सर्किट में हो, अगर हम ओपन सर्किट में रखा जाए ओम, जो ओम मीटर है उसको, तो उसका जो वैल्यू है वो अनंत यानी कि इनफाइनाइट दर्शाएगा। अगर ये शॉर्ट सर्किट हो यानी कि लघु परिपथ हो, तो उसमें इसकी वैल्यू 0 पर होगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसमें उल्टा है। और बाकी जो मीटर देखेंगे उनकी जो है वो जो पैमाना है वो इधर से शुरू होकर इधर खत्म होगा। इधर आप 0 से शुरू होगा और जो भी वैल्यू होगी उसकी उस तक जाएगा। लेकिन इसमें उल्टा होता है। अब इसमें भी यही सिस्टम है कि इधर 0 है और इधर इनफाइनाइट है, अनंत है। तो ओपन सर्किट की अवस्था में ओम मीटर हमेशा इनफाइनाइट यानी कि अनंत अवस्था में रहता है, वो उच्च प्रतिरोध नहीं दर्शाता है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं। अब देखिए ओम मीटर जो है उसके 2 टाइप होते हैं, एक श्रेणी टाइप और एक शंट टाइप। तो देखो पहले हम देखते हैं श्रेणी टाइप में क्या है। देखिए श्रेणी टाइप जो ओम मीटर होते हैं वो वो बेसिकली मध्यम प्रतिरोध और उच्च प्रतिरोध, मध्यम और उच्च प्रतिरोधक जो होते हैं उनकी वैल्यू मेजर करने के काम में आता है। इसमें देखिए ये यहाँ पे एक जो मेन डिस्प्ले होगी वो ये है मुख्य मीटर। और ये बेसिकली होता है माइक्रो एम्पियर मीटर। माइक्रो एम्पियर मीटर जो है उसमें पैमाना हम ओम मीटर का लगाते हैं। ठीक है, और सब कुछ वही है, माइक्रो एम्पियर मीटर। और इसके श्रेणी में एक पोटेंशियोमीटर, रियोस्टेट जिसको बोलते हैं, रियोस्टेट भी बोलते हैं इसको, वो जोड़ते हैं। और उस श्रेणी में एक सेल या बैटरी जोड़ते हैं। ठीक है, बेसिकली हम बैटरी होते हैं और सेल, दो सेल हो सकते हैं, उसमें बैटरी भी हो सकती है। और सेलों के संयोजन को बैटरी बोलते हैं। ठीक है, एक सेल तो कहीं देखने को नहीं मिलता, हो सकता है कोई मीटर में एक सेल भी कम लेते हैं, बेसिकली 2 लेते हैं। अगर 2 लिए है तो वो बैटरी बन गई। ठीक है, अब ये पोटेंशियोमीटर क्या काम आता है। देखिए जो पोटेंशियोमीटर है वो जो संकेतक है उसकी स्थिति को नियंत्रित करने के काम आता है, उसको शून्य पर सेट करने के लिए काम आता है। और उसकी नोब को यहाँ पे, इन नोब्स को अगर हम प्रतिरोध से अगर टच करेंगे तो ये उसकी वैल्यू दर्शाएगा। अब देखिए जितना इसका मान कम होगा तो धारा अधिक प्रवाहित होगी, और धारा अधिक प्रवाहित होगी तो संकेतक का विक्षेपण अधिक होगा, और विक्षेपण अधिक होगा तो आपने पिछले में देखा था कि इधर जब होगा तो रिफ्लेक्शन कम होगा। कम होगा तो इसकी वैल्यू जो प्रतिरोध है उसकी वैल्यू ज्यादा दिखा रहा है।
और अगर रिफ्लेक्शन ज्यादा होता है तो क्या है कि प्रतिरोध कम दर्शाता है। तो वही सेम सिस्टम इसमें है कि आपको पता है कि अगर प्रतिरोध अधिक हो तो धारा कम होगी, ठीक है, और प्रतिरोध कम हो तो धारा अधिक होगी, ठीक। वही सेम मेथड इसमें काम में आता है। अब चलो अब देखते हैं इसका दूसरा टाइप। दूसरा टाइप है शंट टाइप। ये शंट टाइप क्या होता है, इसमें क्या है और ये जानते हैं। देखिए शंट टाइप जो ओमीटर है वो मध्यम और निम्न मान के प्रतिरोध मापने के काम में आते हैं। श्रेणी टाइप है वो मध्यम और उच्च मान की, और ये मध्यम और निम्न मान की। जो मध्यम और उच्च मान के यानी कि उच्च मान का जो होता है वो मेगर से मापे जाते हैं। तो मेगर में श्रेणी टाइप जो सर्किट है वो काम में लेते हैं। बेसिकली ये जो किलो ओम तक के जो प्रतिरोध है वो शंट टाइप वाले जो ओमीटर होते हैं उनमें काम में लिया जाता है। और उससे ऊपर अगर अपने को मापना हो तो उसके लिए हम अपने को क्या है, श्रेणी टाइप जो ओमीटर है उसको मेगर भी बोलते हैं, वो काम में लेना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए सेम उसका वही कंसेप्ट है जो श्रेणी टाइप में है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि अगर हम जो प्रतिरोध है वो बेसिकली मुख्य मीटर के समांतर में संयोजित है। देखिए ये बैटरी श्रेणी में है, बैटरी तो उसमें भी श्रेणी में होगी इसमें भी श्रेणी में होगी, लेकिन अंत फाइनली ये क्या है कि इसके श्रेणी में जुड़ रहा है, ठीक है, समांतर में जुड़ रहा है, सॉरी, समांतर में जुड़ रहा है। समांतर में जुड़ने से आपको पता है कि प्रतिरोध का मान क्या है, कम हो जाता है, ठीक है। कम हो जाएगा तो क्या है कि धारा का प्रवाह अधिक होगा, और धारा का प्रवाह अधिक होगा तो विक्षेप अधिक दर्शाएगा, और विक्षेप अधिक दर्शाने पर आपको पता है कि वो शून्य की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो उसका जो मान होगा, न्यूनतम जो मान होगा वो इसमें संकेत पर दिखा देगा, ठीक है। अब आपको ओमीटर समझ में आए होंगे। चलो अब शुरू करते हैं। अगला जो है मल्टीमीटर। देखिए मल्टी का अर्थ होता है बहुत सारे, मीटर का मतलब मापक यंत्र, जिसमें बहुत सारे मापन या मापक यंत्र का मतलब कॉम्बिनेशन हो, मतलब बहुत सी राशियां जिसमें माप सकते हैं, वो मल्टीमीटर होता है, ठीक है। अब जो बेसिकली हम जो काम में लेते हैं, जो इलेक्ट्रिशियन जो टेक्नीशियन लोग हैं वो काम में लेते हैं, उसमें अपने को क्या मेजर करना पड़ता है, प्रतिरोध, धारा, वोल्टेज, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, ये सब चीजें मेजर करनी पड़ती है। इसके अलावा अपने को इससे कुछ मेजर नहीं करना पड़ता है। तो बेसिकली तो सब में तीन चीजें होती है, वोल्टेज, एम्पियर और प्रतिरोध। किसी किसी में जो एडवांस मल्टीमीटर है उनमें फैसिलिटी ये भी दे देते हैं कि जो इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस है वो भी आप मेजर कर लो। अब देखिए जो मल्टीमीटर है वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक एनालॉग होते हैं और दूसरे डिजिटल होते हैं। एनालॉग यानी कि जो संकेतक के द्वारा पैमाने पर मान दर्शाते हैं, और डिजिटल जो स्क्रीन या डिस्प्ले पर जो वैल्यू दर्शाते हैं वो डिजिटल हो गए, ठीक है। तो पहले समझते हैं कि एनालॉग का जो कार्य प्रणाली है, सिस्टम है, डायग्राम है, वो क्या है। तो इस डायग्राम के द्वारा समझते हैं कि एनालॉग कैसे काम करता है। देखिए जो एनालॉग में मैंने आपको पहले बताया था कि जो पैमाना जो संकेतक दर्शाते हैं वो मीटर मूलतः माइक्रो एम्पियर मीटर काम में लिया जाता है। उस पैमाना जो होता है वो प्रतिरोध का, उसमें वोल्टेज, एम्पियर वगैरह ये सब होते हैं। लेकिन बेसिकली वो जो मीटर होता है वो मूविंग कॉइल टाइप जो मिली एम्पियर मीटर होता है, ठीक है। उसकी जो एम्पियर क्षमता है वो बहुत मिली में होती है। अब सबसे पहले अगर अपने को भाई एसी करंट है वो मेजर करना है, इनपुट करना है, तो देखिए एसी करंट जो होगा, हम जो हमारे पास जो करंट मापना होगा वो तो देखो कि मिली से बहुत ज्यादा होगा, 1-2 एम्पियर या लम से 5-7 एम्पियर कितने भी हो सकते हैं अपने पास। तो जो हमारा जो मापक यंत्र है उसकी क्षमता तो मिली में है, मतलब एक से भी बहुत कम है, 1 एम्पियर तक भी वो नहीं मापता, उससे भी बहुत कम, 1/100वां हिस्सा मापता है वो, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपने पढ़ा होगा सीटी और पीटी ट्रांसफार्मर, यानी कि करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। अगर हमने हमें कोई उच्च माप की विद्युत धारा मापनी है तो हमें करंट ट्रांसफार्मर चाहिए, और उच्च मान का विभव चाहिए मापना है तो हमें क्या है, पीटी ट्रांसफार्मर चाहिए। देखिए अब अगर आपने को एसी करंट इनपुट नापना है तो हमें क्या जरूरत पड़ेगी,
इसकी पड़ेगी, सीटी की जरूरत पड़ेगी। अब आपको पता है कि जो मूविंग कॉइल टाइप जो मापक यंत्र होते हैं वो सिर्फ डीसी पे काम करते हैं, उसमें एसी से ऊपर वो काम नहीं कर पाते। तो इसके लिए अब जो हमारे पास जो एसी धारा है जो सीटी के द्वारा आउटपुट में हमें मिली है उसका रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा, यानी कि उसको डीसी में बदलना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम इसको एक शंट जाल परिपथ होता है उसके माध्यम से इसको गुजारा जाता है और बाद में जो मीटर है उसको प्रदान कर दिया जाता है और मीटर बाद में विक्षेप दर्शाकर पैमाने पर मान दे देता है। तो ये तो हुआ करंट मापने का जो प्रोसेस है। एनालॉग मल्टीमीटर की बात हो रही है, डिजिटल का अलग होता है। पहले हम एनालॉग का समझते हैं, बाद में डिजिटल का समझेंगे, ठीक है। अब अगर अपने को डीसी करंट मापना है तो वही सेम प्रोसेस इसमें होगी। डीसी को देखो फिल्टर करने की जरूरत तो है नहीं, लेकिन शंट नेटवर्क परिपथ इसलिए बनाया जाता है कि जो धारा है डीसी की वो भी हो सकती है 1 2 4 5 एम्पीयर तक हो सकती है, लेकिन उसको भी कम करना है, मतलब उसका जो अनुपात में उसको डिवाइड करना है। ये जाल परिपथ है ना, ये दोनों इस धारा को अनुपात में डिवाइड करते हैं, अनुपात के हिसाब से इसमें पैमाना दर्शाता है और उसके हिसाब से जो पैमाने पर संकेतक है वो मान दर्शा देता है, वो वैल्यू ले ली जाती है, ठीक है। अब इसको डीसी को डीसी में बदलने की क्या जरूरत है, डीसी तो डीसी है। एसी को तो हमें, क्योंकि मूविंग कॉइल जो यंत्र है वो उसको डीसी चाहिए, फाइनली उसको डीसी चाहिए, इसके लिए इसे जरूरत पड़ती है। अब है अगर हमें एसी वोल्टेज मापना है, ठीक है, एसी और डीसी के लिए दोनों को जो है परिपथ सेम ही होता है। गुणांक फैक्टर का मतलब है कि अगर मान लो कि हमें 1 वोल्ट तक का चाहिए, 10 वोल्ट तक का चाहिए, 100 वोल्ट तक का चाहिए, 1000 वोल्ट तक का चाहिए, इसके लिए एक परिपथ बना होता है, कई रेजिस्टेंस मिलकर ये परिपथ बना होता है, इसे गुणांक फैक्टर परिपथ कहते हैं, ठीक है। अब आगे हमें सेलेक्ट करना है कि हम जो माप रहे हैं वो एसी है डीसी, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए। तो हम एसी है तो वो दिष्टकारी को देंगे और दिष्टकारी फिर इस जो मीटर है इसको देगा और मीटर पर क्या है विक्षेप दर्शाकर हमें मान दे देगा। अब फिर अगर आपने डीसी मापना है, डीसी में भी वही सेम प्रोसेस है, गुणा फैक्टर हमें यूज करना होगा और गुणा फैक्टर यूज करने के बाद डीसी डीसी है तो डीसी को दिष्टकारी में बदलने और डीसी को डीसी में बदलेगा। ऐसा तो है नहीं कि डीसी को ऐसे बदलेगा, ऐसा कुछ नहीं करता है, डीसी को डीसी में ही रहने देता है, वो उसमें कोई छेड़खानी नहीं करता। फिर मीटर को दे दिया जाता है और मीटर फिर वही प्रोसेस 110 में मान देता है। फिर हमें हमें मापना होता है रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। देखो ये वही सर्किट है जो मैंने आपको जो श्रेणी टाइप ओम मीटर या फिर शंट टाइप ओम मीटर उसमें बताया था। इसमें बैटरी होती है, एक ओम परिपथ होता है, वो शंट टाइप हो सकता है या फिर श्रेणी टाइप हो सकता है, फिर वही इस मीटर को देकर ये मान प्राप्त कर लिया जाता है। ये है एनालॉग मल्टीमीटर का प्रोसेस। अब आगे बात करते हैं डिजिटल का। ये है डिजिटल का इसमें क्या है, सेमीकंडक्टर से क्या है ये मिलकर बना होता है, ठीक है। अर्धचालक युक्तियां इसमें काम में ली जाती है। अब इसमें क्या है कि एक सिलेक्टर स्विच काम में ली जाता है, सिलेक्टर उसमें भी काम में ली जाता है, इसमें भी काम में ली जाता है। अब अगर हमें एसी वोल्टेज मापना है तो हमारा सिलेक्टर एसी पर काम करेगा, अगर एसी धारा मापनी है तो हम इसको इस पे करेंगे, अगर डीसी धारा मापनी है तो हम इस पे ले आएंगे, और अगर हमें डीसी वोल्टेज मापना है तो हम क्या है कि ये जो 5 नंबर वाला है इस पे ले आएंगे। और अगर इस सेलेक्टर को वापस इसी पे कर दिया जाए जो रेजिस्टेंस वाला है तो इस पर आप जो क्या है प्रतिरोध माप सकते हैं। ये यहाँ पे एक कॉमन रखा जाता है, एक नोब है उसको इनपुट पर कॉमन रखा जाता है, ठीक है। अब अगर हमें डीसी वोल्टेज मापना है तो उसको क्या करेंगे, सेलिब्रेट अल्टरनेटर को दिया जाएगा, फिर रेक्टिफायर सर्किट के द्वारा उसको रेक्टिफिकेशन किया जाएगा और फिर वही उसको डिजिटल जो इसका जो डिस्प्ले है उसको दे दिया जाता है। यही सेम प्रोसेस इसका होता है, वोल्टेज का होता है, ठीक है। करंट का भी यही है, वोल्टेज का भी यही है। अब जो डीसी धारा है उसको क्या है, वही जो हमने पिछले में पढ़ा है कि जो ये गुणक नेटवर्क परिपथ, इसी को ही उसी का ही सेम ये काम करता है, करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर, ठीक है। ये करंट को एक वोल्टेज में कन्वर्ट करता है और उसी वोल्टेज को करंट मान लिया जाता है,
ठीक है। अब इसको वापस से इसे रेक्टिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि डीसी है तो डायरेक्ट इसको दे दो। ये क्या होता है कि एनालॉग जो संकेतक होता है उसको डिजिटल में कन्वर्ट करता है, और डिजिटल डिस्प्ले ये है, इसे दे दे जाता है। एनालॉग के मान को डिजिटल में कन्वर्ट करना, ये एक जो सेमीकंडक्टर्स है, प्रोग्राम्स है, उसका काम होता है, तो उसके द्वारा किया जाता है, और फिर इसको डिजिटल डिस्प्ले पर दर्शा दिया जाता है। यही सेम प्रोसेस वोल्टेज का है। और प्रतिरोध का आपको वही है, जो बफर एम्पलीफायर है, यानी प्रतिरोध गुणक परिपथ है, उसके द्वारा इसका मान ज्ञात कर लिया जाता है। इसमें बैटरी सर्किट वगैरह सब कुछ होता है, लेकिन सामान्य इसी को सबको मिलाकर बफर एम्पलीफायर परिपथ बोल दिया जाता है। शायद समझ में आया होगा आपको डिजिटल और एनालॉग की दोनों की प्रोसेस। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब आगे है वाट मीटर। देखिए, परिपथों की शक्ति को मापने के लिए हमें वाट मीटर की जरूरत पड़ती है। और अब एसी और डीसी में जो विद्युत धारा का मापन किया जाता है, उसके कंसेप्ट ये है कि डीसी में हम इसका मापन V इंटू आई से करते हैं, और एसी परिपथों में cos फाई का मान भी साथ में मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, जो पावर फैक्टर है, यानी कि वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति का जो अनुपात है, उसका भी साथ में मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। देखिए, वाट मीटर जो है हमारे सिलेबस में 3 प्रकार के हैं, लेकिन हमें सिर्फ 2 ही प्रकार के वाट मीटर का अध्ययन करना है। और जो तीसरा जो टाइप है, उसके न तो हमें कहीं क्वेश्चन देखने मिलते हैं, नहीं उसके बारे में हमें कभी सुनने को वगैरह पेपर वगैरह में इसके बारे में कुछ देखने नहीं मिलता है। तो हम सिर्फ 2 ही जो प्रकार है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, जो पहला प्रकार है वो है डायनेमोमीटर वाट मीटर। ठीक है, और दूसरा टाइप है प्रेरण वाट मीटर, यानी कि इंडक्शन वाट मीटर। और तीसरा टाइप है स्थिर वैद्युतिक वाट मीटर, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक वाट मीटर। इस वीडियो में हम सिर्फ 2 ही प्रकार है उनकी चर्चा करेंगे, डायनेमोमीटर वाट मीटर और प्रेरण वाट मीटर। अब देखो, पढ़ते हैं हम डायनेमोमीटर। डायनेमोमीटर वाट मीटर है। देखिए, इसमें क्या होता है कि 2 कॉइल होती है, एक तो सीरीज में संयोजित होती है और दूसरी पैरेलल में। जो सीरीज में संयोजित होती है उसको करंट कॉइल या फिर स्थिर कॉइल यानी फिक्स्ड कॉइल भी कहते हैं, और ये मोटे तार से बनी होती है और लोड के श्रेणी क्रम में संयोजित होती है। दूसरी होती है जो मूविंग कॉइल या फिर प्रेशर कॉइल कहा जाता है दोनों को इसको, और ये मूव करती है और ये पतले तार से बनाई जाती है। अब क्या होता है कि जो करंट कॉइल है उससे जो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा, और जो मूविंग कॉइल है उससे जो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा, दोनों की आपसी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप जो भी विक्षेप संकेतक विक्षेप दर्शाएगा, वो एक शक्ति के रूप में माप लिया जाता है। ठीक है, अब जो फ्लक्स घनत्व है, जो फ्लक्स का डेंसिटी है, वो जो करंट कॉइल यानी कि जो फिक्स कॉइल है इसकी अधिक रहती है हमेशा, और जो मूविंग कॉइल है उसकी फिक्स रहती है, इसका चुंबकीय फ्लक्स इसके अपेक्षा कमजोर होता है। ठीक है, ये अधिक शक्तिशाली होता है। तो ये होता है डायनेमो वाट मीटर। अब इसको डायनेमो वाट मीटर क्यों कहते हैं? डायनेमो भी तो ये होता है कि 2 चुंबकीय फ्लक्स के बीच में एक कॉइल को घुमाया जाता है, और यही इसमें होता है, तो सेम उसी का प्रोसेस है इसमें, तो इसलिए इसको डायनेमो वाट मीटर बोलते हैं। ठीक है, और ये जो मूविंग कॉइल है यानी कि प्रेशर कॉइल है, इसके सीरीज में एक हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस, हाई मान का, उच्च मान का एक प्रतिरोध भी संयोजित करते हैं। ठीक है, ये तो हुआ डायनेमो वाट मीटर। और आगे देखते हैं इंडक्शन टाइप यानी कि प्रेरण टाइप वाट मीटर। अब देखते हैं इंडक्शन टाइप वाट मीटर में क्या प्रोसेस होती है। देखिए, प्रोसेस लगभग वैसी है जो कि पीछे हमने पढ़ी है डायनेमो वाट मीटर में। इसमें क्या होता है कि जो एक कोर पे जो मतलब प्रेशर कॉइल और करंट कॉइल क्या है, लपेटी जाती है, और इनके बीच में एक एल्यूमिनियम की, ये एल्यूमिनियम बनी होती है, डिस्क जो है, पत्ती है, ये बनी होती है। अब वैसे ही जैसे उसमें जो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो रहा था वैसे ही इसमें होगा।
इन दोनों के फलस्वरूप जो अब क्या है, एल्यूमिनियम में क्या है कि एडी धारा करंट उत्पन्न होगा, मतलब इंडक्शन के कारण उसके प्रभाव से एडी करंट उत्पन्न होगा। और एडी करंट के उत्पन्न होने के कारण अब जो ये डिस्क है ये मूव करेगी, और इस डिस्क के साथ इस स्पिंडल पर एक क्या है, संकेतक जोड़ दिया जाता है, और वो संकेतक क्या है, वो मान दर्शा देता है, जो पैमाना है उस पर मान दर्शा देता है। ये होता है प्रेरण टाइप वाटमीटर। अब एक चीज ध्यान रखना आपको, प्रेरण टाइप वाटमीटर सिर्फ एसी पर काम करते हैं। डायनेमो टाइप वाटमीटर डीसी पे भी काम कर सकता है, लेकिन ये सिर्फ इंडक्शन का प्रभाव आपको पता है कि सिर्फ एसी में होता है, डीसी में नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए वो क्या है, आपको ये भी बताया कि डीसी पे ट्रांसफार्मर काम नहीं करते, क्योंकि इंडक्शन का प्रभाव उत्पन्न नहीं होता है। तो ये सिर्फ एसी पे ही काम कर सकते हैं। वो सेम प्रोसेस वोल्टेज कॉइल है जो पैरेलल में संयोजित होगी, मतलब जो लोड है उसके समांतर में, और जो करंट कॉइल है वो श्रेणी में जोड़ी जाएगी, और ये मोटे तार से बनी होती है, और ये जो जो वोल्टेज कॉइल है वो पतले तार से बनाई जाती है। ठीक है, इसमें एक चीज ध्यान रखना, पिछले वाले में आपने देखा था कि जो वोल्टेज कॉइल है वो मूव करती है, लेकिन इसमें मूव नहीं करेगी, सिर्फ ये दोनों स्थिर रहेगी, ये डिस्क मूव करेगी, दोनों ही इसमें स्थिर रहती है। उसमें जो प्रेशर कॉइल है वो मूव कर रही थी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं ऊर्जा मीटर की, यानी कि KWH मीटर, जो ऊर्जा की खपत हमारे परिपथ की मापता है, वो ऊर्जा मीटर कहलाता है। देखिए, ऊर्जा मीटर 3 सिद्धांतों पर कार्य करता है। ठीक है, पहला सिद्धांत है प्रचालन युक्ति, यानी कि ड्राइविंग डिवाइस। दूसरी है ब्रेकिंग युक्ति, यानी कि जो इसको कंट्रोल करती है। और तीसरी है रिकॉर्डिंग युक्ति। हमने आपको पहले भी बताया था कि एनर्जी मीटर क्या है, एक इंटीग्रेटेड मीटर होता है। इसमें जो प्रचालन, ब्रेकिंग और रिकॉर्डिंग, ये तीनों जो डिवाइस है, युक्तियाँ हैं, वो काम में ली जाती है। देखिए, एनर्जी मीटर है, इनको मुख्य 2 भागों में बांटा गया है सिद्धांत के आधार पर। पहला है मोटर का सिद्धांत और दूसरा है प्रेरण का सिद्धांत। मोटर के सिद्धांत के आधार पर इसको फिर 2 भागों में बांटा गया है। पहला है फेरेंटी एम्पीयर घंटा यंत्र और दूसरा है इल्यूशन थॉमसन वाट घंटा यंत्र। और वहीं इंडक्शन यानी कि प्रेरण के सिद्धांत पर भी इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला है 3 फेज एनर्जी मीटर और दूसरा है सिंगल फेज एनर्जी मीटर। अब देखो, आओ जान लेते हैं कि जो फेरेंटी एम्पीयर घंटा मीटर है उसकी कार्यप्रणाली क्या है। देखिए, हमने पहले भी चर्चा की है कि जो एनर्जी मीटर है उसमें 3 प्रकार की डिवाइस है, उसका कॉम्बिनेशन होता है 3 प्रकार की डिवाइस का। एक तो है प्रचालन यानी कि ड्राइविंग डिवाइस, दूसरा है ब्रेकिंग डिवाइस यानी, और तीसरा है रिकॉर्डिंग डिवाइस। देखिए, यहाँ पर आपको जो ये दिख रहा है, ये वाला जो पार्ट, ये है रिकॉर्डिंग डिवाइस का काम करता है। ठीक है, और यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये फ्रैक्शन कंपनसेटिंग कॉइल है, ये इसमें क्या है, प्रचालन डिवाइस का काम कर रहा है, मतलब ड्राइविंग डिवाइस का काम कर रहा है। और यहाँ पर आपको जो दिख रहा है ये मैग्नेट्स, जहाँ पर के बीच में ये एल्यूमिनियम की चकती लगी है, ये इसमें ब्रेकिंग डिवाइस का काम करते हैं। ठीक है, इसमें डैम्पिंग टॉर्क उत्पन्न होता है, जिससे ब्रेकिंग प्रणाली है वो उत्पन्न हो जाती है। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पर फ्रैक्शन कंपनसेटिंग कॉइल लगी होती है, जो लोड के श्रेणी में जोड़ी जाती है, और इसमें से जितनी धारा प्रवाहित होती है, ठीक है, धारा और समय के अनुपात में इसकी जो घूर्णन गति है चकती की, वो उसके समानुपाती होती है। जितनी अधिक धारा होगी उतनी इसकी गति अधिक होगी, और समय जितना अधिक हो उतनी देर ये गति करेगी। अब इस चकती के साथ स्पिंडल से यहाँ पर ये जो ये है रिकॉर्डिंग युक्ति, ठीक है, ये इसमें जुड़ी होती है, और ये घूमकर जो उसका मान है एम्पीयर घंटा, वो मान दर्शा देती है। फेरेंटी एम्पीयर घंटा मीटर की खास बात यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ डीसी पर ही कार्य कर सकता है, एसी पर ये कार्य नहीं कर सकता। ठीक है,
और उसमें भी डीसी में भी अगर काम में लेना है तो वोल्टेज का मान स्थिर रहना चाहिए। वोल्टेज अगर अप डाउन हो रहा है तो ये सही से काम नहीं करेगा। पहली खास बात ये है कि इसका जो वोल्टेज का मान है वो स्थिर ही रहना चाहिए। और ये जो आपको दिख रहा है ये सी आकृति की, ये स्थायी चुंबक होती है। स्थायी चुंबक इसलिए काम में ली जाती है कि यहाँ पे अपने को अगर धारा का मान बाधित हो जाए, मतलब सप्लाई अनुपस्थित हो, तो ये रुक जानी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि ये बार बार चलते रहे, ये उसी क्षण रुक जानी चाहिए। इसलिए यहाँ पे इसमें अगर ये घूमेगी तो डैम्पिंग टॉर्क उत्पन्न होगा, और डैम्पिंग टॉर्क उत्पन्न होगा तो वो क्या है, उसको घूमने नहीं देगा, उसको वहीं पे रोक देगा। अब इसमें एक चुंबक तो होती है ड्राइविंग चुंबक और दूसरी होती है ब्रेकिंग चुंबक। ये ड्राइविंग चुंबक है और ये ब्रेकिंग चुंबक है। यह होता है फेरेंटी एम्पीयर घंटा मीटर। और इस फेरेंटी एम्पीयर घंटा मीटर को विद्युत धारा परिमाण मापक यंत्र भी कहते हैं, और एक दूसरा इसका नाम एम्पीयर घंटा मरकरी मीटर भी होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं इल्यूसन थॉमसन वाट घंटा यंत्र। अब देखो आगे है इल्यूसन थॉमसन वाट घंटा यंत्र। देखिए ये जो माप वाट घंटा यंत्र है ये केवल और केवल एसी पर कार्य करता है। ठीक है, और इसका दूसरा नाम वाट घंटा कम्यूटेटर मोटर यंत्र है, क्योंकि इसकी जो संरचना है इसमें वैसे मोटर नहीं होती, लेकिन संरचना बिल्कुल मोटर के जैसी बन जाती है। कैसे बनती है और देखते हैं। देखिए इसमें एक आर्मेचर काम में लिया जाता है, जो एक फ्रैक्शन कंपनसेटिंग वाइंडिंग के साथ सीरीज में जुड़कर, और उसके साथ में एक हाई वैल्यू का हाई मान का रेजिस्टेंस जोड़कर, और इसको जो सप्लाई है उसके समांतर में जोड़ दिया जाता है। फिर दो करंट कॉइल जो लोड के साथ श्रेणी में जुड़ी होती है, वो इसके बाह्य जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। ठीक है, और इन दोनों कॉइल्स के मध्य एक ये है और एक ये, इसको स्थापित कर दिया जाता है। और इसकी जो शाफ्ट लगी है, स्पिंडल लगा है, उसके साथ एक एल्यूमिनियम की चकती लगा दी जाती है, और उसके दोनों साइड स्थायी चुंबक लगा दी जाती है, जो डैम्पिंग टॉर्क प्रणाली का काम करती है। जो ब्रेकिंग मोड होता है ना, वो काम करती है। और इसी स्पिंडल के साथ रिकॉर्डिंग युक्ति भी जोड़ दी जाती है। अब जो इसकी गति है वो धारा, जो करंट कॉइल है, इसके फ्लक्स के अनुक्रमानुपाती होगी। जितनी अधिक धारा प्रवाहित होगी उतनी ही इसमें से क्या है कि इसकी वो गति बढ़ेगी। ठीक है, अब जब भी सप्लाई बाधित हो जाए तो ये डैम्पिंग टॉर्क है जो इसको वहीं पे रोक देगा। अब जो इसकी गति है, जो ये इसमें जो डैम्पिंग टॉर्क मतलब एडी धारा उत्पन्न होगी, और इससे जो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा, इनकी आपसी प्रतिक्रिया के अनुसार ही होगी। क्योंकि आपको एक अगर मोटर होती है उसमें बैक ईएमएफ क्या काम करता है, बैक ईएमएफ उसकी विपरीत दिशा में एक बल चाहिए। तो किसी मोटर को, किसी को गति करने के लिए एक विपरीत बल भी चाहिए। तो दोनों बलों की आपसी प्रतिक्रिया के कारण ही किसी चीज की गति हो पाती है। ठीक है, तो वही सिस्टम इसमें है। इसमें इन एडी करंट की और इसकी चुंबकीय फ्लक्स की अगर आपस में प्रतिक्रिया होगी तभी ये घूर्णन कर पाएगा। यह होता है इल्यूसन थॉमसन वाट घंटा यंत्र। अब अगर इसमें अपने को उच्च मान की धारा चाहिए या फिर उच्च मान का वोल्टेज मापना हो, तो इसमें सीटी और पीटी ट्रांसफार्मर, यानी कि करंट ट्रांसफार्मर और पीटी ट्रांसफार्मर इसमें जोड़ने पड़ेंगे, तब इसमें काम में ले लेंगे। डायरेक्ट इसमें इतना काम में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि इनकी जो कैपेसिटी है वो कम वोल्टेज कम धारा की होती है। सीटीपीटी से क्या है कि उनका एक रेशियो में उसको कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन मेनली इसको तो उतने ही इसकी क्षमता के अनुसार ही जो वोल्टेज या धारा है वो मिलेगी। अब अगर इसको इससे ज़्यादा चाहिए तो अपन सीटीपीटी काम में लेके और इसको रेशियो में कन्वर्ट करके इससे काम हो जाएगा। अब देखो जान लेते हैं सिंगल फेज एनर्जी मीटर, यानी कि हमने प्रेरण के सिद्धांत पर 2 मीटर पढ़े थे, तो उनमें से एक है सिंगल फेज एनर्जी मीटर और दूसरा है 3 फेज एनर्जी मीटर। देखिए सिंगल फेज एनर्जी मीटर में क्या होता है, बिल्कुल सेम प्रोसेस वही है लमसम, वो जो इल्यूसन थॉमसन वाट मीटर की है बिल्कुल वैसी है।
लेकिन इसमें फ़र्क इतना है कि इसमें एक तो करंट कॉइल और एक प्रेशर कॉइल दो संयोजित की जाती है। इस कोर पे जो संयोजित है वो है प्रेशर कॉइल, यानी इसको वोल्टेज कॉइल भी बोलते हैं। ये समांतर में जो सप्लाई स्रोत है उसके समांतर में जुड़ी होती है। दूसरी होती है करंट कॉइल, जो ये नीचे दिखाई दे रही है, ये है करंट कॉइल। ये लोड की श्रेणी में जुड़ी होती है और ब्रेकिंग प्रणाली के लिए एक स्थायी चुंबक यहाँ पे लगा होता है और ये एल्यूमिनियम की डिस्क लगी होती है। अब क्या होता है कि जो प्रेशर कॉइल है वो समांतर में जुड़ी होती है और वो एक चुंबकीय क्षेत्र, स्थायी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। वैसे स्थायी नहीं होता है, परिवर्तमान का होता है, क्यों एसी है, एसी में परिवर्तमान होता है, लेकिन जो उसके चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है वो लगभग स्थिर रहता है। ठीक है। अब इससे क्या है कि जब किसी परिवर्तमान में अगर या तो चालक को रख दो तो उसमें जो क्या है कि विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, एडी करंट उत्पन्न होगा, या फिर किसी स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में चालक को गति करवाओ, वही लेंज का नियम। तो उसके फलस्वरूप क्या होगा कि इस डिस्क में एडी करंट उत्पन्न हो जाएगा। इस एडी करंट के फ्लक्स, इस एडी करंट और जो करंट कॉइल में जो फ्लक्स उत्पन्न होगा उनकी आपसी प्रतिक्रिया से क्या होगा कि ये स्पिंडल, ये चक्ति क्या है, घूमने लगेगी और इस चक्ति के साथ स्पिंडल लगा हुआ है तो ये भी घूमने लगेगा। अब ऊपर यहाँ पर गियर प्रणाली यानी कि रिकॉर्डिंग जो प्रणाली है वो यहाँ पर संयोजित होती है और ये इसमें मान दर्शाती रहती है। अब इस शक्ति की जो गति है वो जो करंट कॉइल का में जो करंट का मान है यानी कि धारा का मान है उसके समानुपाती होगी। ठीक है। और वैसे ही जैसे अगर सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाएगी तो ये ब्रेकिंग मोड में आ जाएगा, जो मैग्नेट है काम करने लगेगा और इसको रोक देगा। सेम यही प्रोसेस होती है। ठीक है। ये है सिंगल फेज एनर्जी मीटर। अब पढ़ते हैं थ्री फेज एनर्जी मीटर। अब देखते हैं थ्री फेज एनर्जी मीटर। थ्री फेज एनर्जी मीटर क्या है, दो टाइप के होते हैं। एक तो थ्री फेज थ्री वायर जिसमें आउटपुट में 3 तार निकलते हैं, और एक होता है थ्री फेज 4 वायर जिसमें आउटपुट में 4 तार निकलते हैं। ठीक है। अब देखो इन दोनों को एक एक को समझते हैं। पहले समझते हैं थ्री फेज थ्री वायर को। ये है थ्री फेज थ्री वायर एनर्जी मीटर। इसमें क्या होता है कि इसकी कार्य प्रणाली बिल्कुल वैसी है जैसी हमने सिंगल फेज की पढ़ी है, बिल्कुल वैसी है, लेकिन इसमें सिंगल फेज के दो एनर्जी मीटरों को एक कॉम्बिनेशन बनाकर इसको बनाया जाता है। इसमें देखो प्रेशर कॉइल और करंट कॉइल दोनों की अलग अलग रखी जाती है। ठीक है। यहाँ पर ये प्रेशर कॉइल है, मार्कर से दिखा देता हूँ मैं आपको। ये एक ये प्रेशर कॉइल हो गई और ये एक ये हो गई। वहीं दूसरी तरफ ये एक करंट कॉइल हो गई और यहाँ पर ये करंट कॉइल हो गई। लेकिन जो डिस्क है, चक्ति है, वो सेम रखी जाएगी। दोनों की ये क्या है कि कॉमन रखी जाती है दोनों में, और ये भी उसी तरह काम करता है जैसे सिंगल फेज का जो एनर्जी मीटर है वो काम कर रहा था, ठीक वैसे ही। और वहीं इसमें ब्रेकिंग के लिए जो क्या है ये यहाँ पर मैग्नेट लगा हुआ है, और जो एडी धारा है और जो प्रेशर कॉइल द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न गया है उसके फलस्वरूप ये घूर्णन, जो आपसे प्रतिक्रिया है उसके फलस्वरूप ये घूर्णन करेगा। जो प्रेशर कॉइल है उससे तो क्या है कि उसमें फ्लक्स चुंबक घनत्व है ये पैदा करेगा। ठीक है। इससे इसमें एडी धारा उत्पन्न होगी, और जो करंट कॉइल है यानी कि जो सीरीज में जुड़ी होती है उससे क्या होगा कि इन दोनों की आपसी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप ये घूर्णन गति करेगा। एक चीज ध्यान में रखना, जो करंट कॉइल है उसमें जितनी ज्यादा धारा प्रवाहित होगी उतनी ज्यादा इसकी गति होगी। ठीक है। और ऊपर यहाँ पर इसके साथ जो स्पिंडल होता है, यहाँ पर जो इसकी जो रिकॉर्डिंग यंत्र है वो संयोजित कर दिया जाता है। अब समझ लेते हैं कि थ्री फेज 4 वायर में क्या सिस्टम है। ये है देखो थ्री फेज 4 वायर। ये भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे ये थ्री फेज 3 वायर है या फिर थ्री फेज है, वो सॉरी सिंगल फेज वाला है। इसमें क्या होता है, उसमें दो जो सिंगल फेज के एनर्जी मीटर है उनका कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन इसमें 3 मीटरों का एनर्जी मीटरों का कॉम्बिनेशन होता है। देखिए इसमें क्या होता है कि जो तीनों प्रेशर कॉइल है, एक ये हो गई,
एक ये हो गई और एक ये हो गई। इन तीनों को एक साथ जो क्या है स्टार कनेक्शन में जोड़ दिया जाता है, ठीक है, स्टार कनेक्शन से। और आपको पता है कि स्टार कनेक्शन में संयोजित करने से आपको क्या है कि न्यूट्रल प्राप्त होगा। तो ये जो 4 नंबर जो तार निकलता है, ठीक है, एक एक्स्ट्रा वायर निकलता है, वो न्यूट्रल का होता है, ठीक है। और ये प्रेशर कॉइल के आपस में सीरीज में संयोजित करने पर ये बन जाता है, ठीक। बाकी सेम वैसे ही है जैसे अब आप आउटपुट में ये जो करंट कॉइल्स है वो निकल जाएगी। और इनका भी स्पिंडल क्या है कि तीनों का कॉमन रखा जाता है। चक्तियां अलग अलग रखी जाती है, लेकिन इसका जो स्पिंडल है वो एक कॉमन होता है। चक्तियां तीनों की अलग अलग होती है और तीनों में अलग अलग जो ब्रेकिंग जो युक्ति है वो भी यहाँ पे लगाई जाती है, ठीक है। आपको समझ में आया होगा। अब देखिए जो एनर्जी मीटर होते हैं उनमें कुछ लॉसेज होते हैं, उनमें कुछ दोष होते हैं। तो आओ इनको भी एक बार हम पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से दोष है, उनके क्या क्या निवारण है। देखिए इनमें पहला जो दोष है वो है क्रीपिंग दोष, दूसरा है गति दोष, तीसरा है फेज दोष और चौथा है घर्षण दोष और पांचवा है तापमान दोष। अब क्रीपिंग दोष क्या होता है, गति दोष क्या होता है, फेज दोष क्या होता है, घर्षण दोष क्या होता है और तापमान दोष क्या होता है और इनका क्या निवारण होता है। चलो आओ ये भी हम जान लेते हैं। देखिए क्रीपिंग दोष जो है वो क्या होता है कि कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि अगर लोड न हो फिर भी क्या है ये डिस्क घूमने गति करती है, ठीक। लोड न होने पर भी ये क्या है कि घूमने गति करती रहती है। तो इस दोष को कहते हैं क्रीपिंग दोष। और इसके निवारण के लिए क्या किया जाता है, ये जो चक्ति है यहाँ पे इसमें होल कर दिए जाते हैं, ठीक है। होल करने से ये क्रीपिंग दोष क्या है दूर हो जाता है, उसके बाद ये घूर्णन गति नहीं करती है। अब दूसरा है आगे है गति दोष। देखिए कभी कभी क्या होता है कि जो आपने अपने घरों में भी नोटिस किया होगा या फिर देखा होगा कि मीटर क्या है या तो कम गति करेगा या अधिक गति करने लगता है। जो एक्यूरेट गति होनी चाहिए वो नहीं रहती उसकी। तो इस दोष के लिए क्या करते हैं कि जो डैम्पिंग मैग्नेट है, देखो डैम्पिंग अवमंदक प्रणाली में जो मैग्नेट काम में लिए जाते हैं वही मैग्नेट, इन मैग्नेट का उपयोग किया जाता है। इससे क्या है कि इनकी गति नियत जो एग्जैक्ट है वही रहती है, न तो अधिक हो पाती है न कम रहती है। जो एक्यूरेट है जो होनी चाहिए वही रहती है इसकी। फिर है घर्षण दोष। अब देखो जो मीटर है वो क्या है कि एक यांत्रिक डिवाइस है। अगर एनालॉग है तो डिजिटल है तो उसकी अलग बात है। एनालॉग है तो वो क्या है कि उसमें जो सचल पुर्जे होते हैं, मतलब मूविंग करने वाले पुर्जे होते हैं। तो अगर वो मूव करेंगे तो कुछ न कुछ जैसे बियरिंग वगैरह है, स्पिंडल है, वो कुछ न कुछ घर्षण होगा। उस घर्षण से कुछ लॉसेस भी होंगी, पावर की खपत होगी। तो वही घर्षण दोष होते हैं। और इन घर्षण दोष को दूर करने के लिए इनमें जो है ग्रीस कर दिया जाता है, या फिर जो उसके पेच है उनको जो अगर अधिक टाइट है उनको कम, उसको थोड़ा ढीला कर दिया जाता है। मतलब उनको समायोजित कर दिया जाता है, जो जितनी आवश्यकता है उसके अनुसार उनको ढीला या टाइट कर दिया जाता है। यह होता है घर्षण दोष। फिर अगला दोष है तापमान दोष। देखो क्या है कि अगर अमन इसमें अधिक धारा प्रवाहित होगी, अगर मीटर में से अधिक धारा प्रवाहित होगी तो क्या है कि कुंडली अधिक गर्म होगी। और अगर चालक गर्म होता है तो उसमें से क्या है कि उसका प्रतिरोध बढ़ता है, और प्रतिरोध बढ़ने से क्या है कि जो ऊष्मा है वो भी बढ़ेगी और उससे क्या है कि ऊर्जा खपत अधिक होगी। तो इससे क्या है कि जो मान है जो ऊर्जा का, जो जितनी ऊर्जा खपत हो रही है तो उसका मान सही नहीं आएगा। ये भी तापमान दोष हो सकता है। तो इसलिए क्या है कि जो तापमान दोष के निवारण के लिए ये है कि आवश्यक मान का है जो उपकरण है वो ही लगाए। उससे अगर अधिक क्या उपकरण है तो उसको सीटी या पीटी में कन्वर्ट करके उसको उपयोग में ले, यही तापमान का तो उसका निवारण हो सकता है।
ठीक है। आइए अब जानते हैं फ्रीक्वेंसी मीटर के बारे में। फ्रीक्वेंसी जो हमारे भारत में जो कि 50 हर्ट्ज होती है, कई देशों में 60 हर्ट्ज है, यानी कि साइकिल प्रति सेकंड, एक सेकंड में कितने जो चक्र है वो पूरे करती है। तो उसको मापन करने के लिए हमें फ्रीक्वेंसी मीटर चाहिए। देखिए, जो फ्रीक्वेंसी मीटर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, सॉरी 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है रीड प्रकार का फ्रीक्वेंसी मीटर, दूसरा होता है विद्युत डायनेमिक फ्रीक्वेंसी मीटर, तीसरा होता है मूविंग आयरन फ्रीक्वेंसी मीटर, और चौथा होता है इलेक्ट्रॉनिक फ्रीक्वेंसी मीटर। तो ये 4 प्रकार के फ्रीक्वेंसी मीटर होते हैं, और इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे, कौन सा मीटर किस तरह काम करता है, क्या इनकी जो कार्य प्रणाली है। तो बात करते हैं सबसे पहले रीड प्रकार का फ्रीक्वेंसी मीटर कि ये क्या होता है। देखिए, जो रीड प्रकार का फ्रीक्वेंसी मीटर होता है उसमें क्या होता है, आप एक चीज का पता करें कि हर धातु होते हैं ना, हर धातु हो, हर पदार्थ हो, उसके कुछ न कंपन आवृत्ति होती है। जैसे आप मंदिर में देखते होंगे पीतल का घंटा, तो जब उसको बजाते हैं तो कुछ कंपन पैदा होती है। आप थाली से को चम्मच से अगर थाली बजाएं तो उससे कंपन पैदा होगी। किसी भी धातु को बजाएं तो कुछ न कुछ उससे क्या है कि कंपन पैदा होती है। तो हर पदार्थ की कुछ न कुछ कंपन होती है। तो उसी कंपन के सिद्धांत पर ही ये जो रीड प्रकार का फ्रीक्वेंसी मीटर है ये काम करता है। अब क्या होता है कि इसमें 6 से 7 पत्तियों को इस तरह से एल आकृति में लगाया जाता है। ठीक है, ये एल आकृति में इस तरह से बनी होती है, और इनका जो लंबाई इनका जो चौड़ाई है वो 4 mm रखा जाता है, और इनका गेज है वो 0.5 mm तक रखते हैं। अब इन पत्तियों को एक इंडक्टर के चुंबकीय क्षेत्र के पास से इनको स्थापित कर दिया जाता है, और इंडक्टर को जब समांतर जो सप्लाई स्रोत है उसके समांतर में संयोजित करते हैं तो उससे वो कुछ कंपन पैदा करता है, और अब उसके कंपन करने के कारण अब पत्तियों में भी कंपन होने लगेगा। और अब जिस पत्ती का जो कंपन आयाम है इस इंडक्टर के बराबर होगा, वह सबसे ज्यादा क्या है कि जो गति करेगी, ऊपर नीचे की तरफ ये गति करेगी। आप इस मीटर में देख सकते हो, इसमें ऐसे इस तरह स्लॉट्स बने होते हैं। इसमें देखो, आप देखो ये 50 हर्ट्ज वाली है जो सबसे ज्यादा मूव कर रही है, ऊपर नीचे अप डाउन कर रही है। ठीक है, अब जितना मान जिस पत्ती का जितना इसके मान के आयाम बराबर होगा इसका, वह सबसे ज्यादा मूव करेगी, तो वह फ्रीक्वेंसी का मान लिया जाता है। अब इसका मान लगभग अपन 10 फ्रीक्वेंसी तक का इसका क्या है कि जो अपन माप सकते हैं कि लगभग इतना हो सकता है, अंदाज से लिया जाता है। ठीक है, और दो पत्तियों के बीच आधा हर्ट्ज का अंतर रखा जाता है, मतलब 1/2 फ्रीक्वेंसी का अंतर रखा जाता है। यह होता है रीड प्रकार का फ्रीक्वेंसी मीटर। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, चलो इसकी कुछ विशेषताएं भी पढ़ लेते हैं कि इसकी विशेषता क्या है। इसकी विशेषता ये है, अभी मैंने बताया था कि जो इसकी पत्ती है उसकी चौड़ाई लगभग 4 mm रखते हैं। ठीक है, 4 mm रखते हैं, और जो इसका गेज है वो 0.5 mm रखा जाता है, और आवर्ती अंतर 1/2 यानी कि 0.5 बोल सकते हैं या फिर आधा बोल सकते हैं। ठीक है, और इससे कम जो 1/2 से कम आवर्ती है उसको ये मेजर नहीं कर सकता। वोल्टेज चेंज का इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, वोल्टेज परिवर्तन हो तो इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब देखते हैं अगला है विद्युत डायनेमिक फ्रीक्वेंसी मीटर। देखते हैं ये क्या होता है विद्युत डायनेमिक फ्रीक्वेंसी मीटर। देखो, इसको क्या है कि रेशियो प्रकार का फ्रीक्वेंसी मीटर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, ये कैसे काम करता है, और ये देखते हैं। देखिए, इसमें 2 ब्रिज रेक्टिफायर लगाए जाते हैं। ठीक है, ये 2 ब्रिज रेक्टिफायर है, एक ये है और एक ये है।
एक तरफ कैपेसिटर जोड़ा जाता है और एक तरफ प्रतिरोध जोड़ा जाता है। ठीक है। अब सामान्य अवस्था में क्या होगा कि जो ये संकेतक है ये मध्य की स्थिति में स्थित रहेगा, जहां पर 50 हर्ट्ज से लिखा रहता है। ठीक है, 50 हर्ट्ज या जो भी पैमाना है इन्होंने जो बनाया है वो हो सकता है। ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ पर इन कुंडलियों में एक तो देखो धारितीय प्रकार की जो विद्युत वाहक बल है वो होगा, एक दूसरा होगा प्रतिरोध प्रकार का। अब ये दोनों एक दूसरे के विपरीत प्रभाव का होगा। जब भी फ्रीक्वेंसी का मान 50 हर्ट्ज से कम होगा, 50 हर्ट्ज से कम होगा तो क्या होगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बढ़ेगा। ठीक है। अब एक्स सी बराबर क्या होता है, एक्स सी बराबर होता है 1/2 पाई एफ सी। ठीक है। अब देखो अगर फ्रीक्वेंसी घटे तो ये एक्स से बढ़ेगा क्योंकि इसके विपरीत क्रमानुपाती है, और अगर ये फ्रीक्वेंसी बढ़े तो एक्स सी का मान घटेगा, यानी कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस घटेगा। ठीक है। अब कैपेसिटिव रिएक्टेंस घटेगा तो इसकी जो कुंडली है उसका जो टोरक है उसका मान कम हो जाएगा, और ये विक्षेप जो है, जो प्रतिरोधी की जो कुंडली है ये वाली, इसका विक्षेप है प्रबल होगा और ये इसको दूसरी तरफ विपरीत दिशा में विक्षेपित कर देगी। अब वही दूसरी स्थिति में क्या होगा, अगर फ्रीक्वेंसी का मान कम हो जाए, बढ़ जाए तो एक्स का मान कम हो जाएगा, एक्स का मान कम हो जाएगा तो टोरक का मान बढ़ जाएगा, तो ये विक्षेप को इस तरफ विक्षेपित कर देंगी, जो संकेतक है इसको इस तरफ विक्षेपित कर देंगी। तो ये होता है इसका कंसेप्ट। अब इसको रेशियो प्रकार का क्यों बोलते हैं, इसको रेशियो प्रकार का इस कारण बोलते हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस और जो प्रतिरोध है इसके मान पर ही डिपेंड करती है, इनका जो अनुपात है उस पर ही डिपेंड करती है। अब अगर आपने को कुछ जो बड़ी आवृत्तियों को मापना हो तो अपन क्या करेंगे कि इनकी जो वैल्यू है वो बढ़ा देंगे, इंक्रीज कर देंगे, तो उसको जो बड़ी आवृत्तियां हैं तो उनको भी माप सकते हैं। अब इसकी विशेषताएं देखते हैं। अब विशेषता है कि मूविंग कॉइल की दोनों कॉइल एक दूसरे 90 डिग्री पर के अंतर पर लगी होती है। ठीक है। अब जो मैंने अभी आपको पीछे कॉइलें दिखाई है और फिर दिखा देता हूं। सॉरी, ये वाली थी। हाँ, ये दोनों क्या होती है, एक दूसरे के समकोण पर लगी होती है। ठीक है। और फ्रीक्वेंसी का मापन प्रतिरोध व धारिता के अनुपात में किया जाता है। यही बात मैंने अभी बताई है कि अपन जो इसको है, इसीलिए इसको रेशियो प्रकार का बोलते हैं। ठीक है। अगर बड़ी मान की आवृत्तियों को मापना हो तो इनमें हम कि इनकी वैल्यू क्या है बढ़ा देंगे, और इसको रेशियो प्रकार का फ्रीक्वेंसी मीटर भी कहा जाता है। ठीक है। ये आप ध्यान में रखना क्योंकि ये एक दूसरे के रेशियो पे काम कर रहा है। इसका पैमाना भाई अनुपातिक होता है, जो इसका पैमाना है वो क्या है, लीनियर होता है। इसमें भी वोल्टेज परिवर्तन से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वोल्टेज अगर कम ज़्यादा हो तो इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फ्रीक्वेंसी मीटर आप हमेशा ध्यान में रखना कि समांतर में ही संयोजित होता है। आप ये बोल मत कर देना कहीं श्रेणी में जोड़ना या श्रेणी समांतर में जोड़ना, ऐसा कुछ मत कर देना। पूछा जा सकता है कि फ्रीक्वेंसी मीटर किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो हमेशा पैरेलल या समांतर में ही जोड़ा जाता है। अब अगला है मूविंग आयरन फ्रीक्वेंसी मीटर। इसमें क्या होता है आओ ये भी जानते हैं। देखिए, जो मूविंग आयरन प्रकार का फ्रीक्वेंसी मीटर है इसमें क्या होता है, इसको हम अगर हिंदी में बोले तो चल लोहे प्रकार का यंत्र। ठीक है। इसमें कुंडलियां स्थिर होती है, ये जो कुंडलियां लगी है ये क्या है, स्थिर होती है, और ये दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री कोण पर ही स्थापित होती है। ठीक है। और जो संकेतक है वो एक स्पिंडल के साथ जुड़ा हुआ होता है, और ये क्या है कि ठीक इसकी कार्यप्रणाली वैसी है जैसी इसकी जो डायनेमिक प्रकार का जो हमने पढ़ा है फ्रीक्वेंसी मीटर, विद्युत डायनेमिक प्रकार का
वैसी है। इसमें फ़र्क इतना है कि यहाँ पर जो कैपेसिटर की जगह यहाँ पर इंडक्टर जोड़ा जाता है और इसमें डीसी नहीं दी जाती। उसमें क्या हो रहा था, जो ब्रिज रेक्टिफायर है उसका क्या काम था, वो डीसी दे रहा था। तो लेकिन यहाँ पर डीसी नहीं दी जाएगी, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इंडक्टर दिया जाएगा और डायरेक्ट एसी पर ही काम करेगा। अब क्या होगा कि जब इस यंत्र को हम सप्लाई स्रोत से जोड़ेंगे तो इसमें से विद्युत धारा का प्रवाह होगा और उनमें से एक दूसरे के विपरीत कार्य करने वाला टॉर्क पैदा होगा। अब क्या है कि इंडक्टर क्या है कि वो इसमें धारा लैगिंग होगी और जो रेजिस्टेंस है इसमें इन फेज होगी, तो 90 डिग्री का अंतर पैदा हो गया ना, तो ये एक दूसरे के विपरीत हो गया, विपरीत कार्य करने वाला टॉर्क पैदा हो जाएगा। और इसके फलस्वरूप अगर फ्रिक्वेंसी का मान कम ज़्यादा होगा, अब फ्रिक्वेंसी का इसमें भी फर्क पड़ेगा कि एक्सएल क्या होता है। एक्सएल बराबर 2 पाई एफएल, यही तो होता है 2 पाई एफएल। अब देखो अगर फ्रिक्वेंसी का मान बढ़ेगा तो एक्सएल का मान भी बढ़ेगा, और अगर एक्सएल का मान बढ़ेगा तो इसका टॉर्क है वो कम होगा, क्योंकि एक्सएल क्या है, प्रतिरोधी तो है, तो इसका जो टॉर्क है वो कम होगा। और जो रेजिस्टेंस की जो कुंडली है, मतलब ये वाली, इसका जो क्या टॉर्क है उसको वो इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। तो ये विक्षेप संकेतक क्या है, ये इसको क्या है कि आगे की तरफ इस तरफ विक्षेपित कर देगा, ठीक है। अब वही अगर इसको अपोजिट किया जाए, अगर फ्रिक्वेंसी का मान कम किया जाए, ठीक है, तो क्या होगा, तो ये संकेतक को इस तरफ विक्षेपित कर देगा। क्यों? क्योंकि उस समय एक्सएल का जो टॉर्क है वो क्या है, वो अधिक प्रभावी होगा। तो ये होता है मूविंग आयरन प्रकार का फ्रिक्वेंसी मीटर। देखिए इनका बेसिक कंसेप्ट है वो ध्यान में रखो, ये मीटर वगैरह रटने की चीज़ें नहीं है, इनको आप एक बार समझ लो तो आप कभी नहीं भूल पाओगे। अब चलो इसकी कुछ विशेषताएं हैं, हाँ कुछ विशेषताओं में वगैरह में कुछ आंकड़े हो सकते हैं, तो वो आप एक बार देख लेने से याद हो जाते हैं, वैसे डिफिकल्ट तो होते नहीं हैं, और फिर भी अगर आप उनको नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। आप रजिस्टर पर साथ में रखा करो तो आप उनको नोट कर लिया करो। अब चलो इसकी विशेषता ये है कि इसमें कुंडलियां हैं वो स्थिर रखी जाती है, ठीक है, कुंडलियां स्थिर रहती है और एक दूसरे के 90 डिग्री कोण पर होती है। इस यंत्र द्वारा फ्रिक्वेंसी का जो एग्जैक्ट मान है यानी कि यथार्थ मापन नहीं किया जा सकता। इसमें इतना पता चल सकता है कि फ्रिक्वेंसी कम हुई है ज़्यादा हुई है ना। इसका पैमाना है वो जो है वो क्या है कि अरैखिक होता है, पहली बात तो ये, और एग्जैक्ट मान नहीं पता चल सकता इससे। तो ये था जो अपना मूविंग आयरन फ्रिक्वेंसी मीटर। अब देखो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, अब क्योंकि वैसे क्लास बड़ी हो जाएगी और हम इसका जो बाकी बचे हैं जो मीटर हैं, जैसे पावर फैक्टर मीटर है, जैसे कला अनुसूचक यंत्र है, जैसे केवीए सूचक यंत्र है, आवश्यक केवीए सूचक यंत्र, टेकोमीटर है, ये सब मेगर है, ये सब हम कल की क्लास इसके तीसरे भाग में करेंगे, ठीक है। और टेक्निकल एक्सप्रेस की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं, आपका दिन शुभ हो। और आप अगर क्लास पसंद आए तो इसको लाइक करें और शेयर करें ताकि इसका फ़ायदा आपके दोस्तों को भी मिले। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक भी आपको दे दिया जाएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक आपको इसमें मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और आप वहाँ से इसमें जुड़ेंगे तो आपको जो अपडेट्स हैं वीडियो की वो मिल जाएगी। अगर आप फेसबुक से जुड़ना चाहते हैं हमसे तो वहाँ उसका भी हम लिंक आपको प्रोवाइड करा देंगे। जय हिंद, जय भारत।